बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, ये पैसे छुपा लो, मेरी दवाई के हैं, मेरे बाप ने रोते हुए कहा, जब अचानक भाई ने पीछे से आते ही अब्बा के हाथ से पैसे छीने और कहा, हरामखोर हो, मुझसे पैसे चुराकर बेटी को दे रहे हो, अब इसी के साथ रहो। भाई ने मुझे और अब्बा को घर से निकाला तो मैं अब्बा को झोंपड़ी में ले आई, खुद भूखी रहकर अब्बा को खाना खिलाती। अब्बा दुआ देते कि अल्लाह तुझे बेशुमार दौलत दे। कुछ दिन बाद ही अब्बा का इंतकाल हो गया। होश तो तब उड़े जब इंतकाल की शाम ही अब्बा की दुआ सच हो गई और मैं रातों रात, मेरा नाम जैनब है। मेरी माँ का इंतकाल बहुत पहले हो गया था, जब मैं भी इतनी छोटी थी कि समझ भी ना पाती कि मौत क्या होती है। उसके बाद हमारे घर का सुकून भी चला गया। अब्बा दिन भर मजदूरी करते और जो कुछ कमाते वो हम दोनों की गुजारे के लिए बमुश्किल काफ़ी होता। मगर मेरा भाई सलीम, वो हमेशा से मुख्तलिफ था। संग दिल, माँ बाप के बाद उसमें जैसे कोई रहम ना रहा था। वो रोज़ हमारे साथ ऐसा सलूक करता जैसे हम उसके लिए एक बोझ हों। मैं अक्सर सोचती कि हमने ऐसा क्या किया है जो वो हमसे इतनी नफरत करता है। शायद गुर्बत इंसान के दिलों को स्याह कर देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब्बा दिन भर की मुशक्कत के बाद जब घर लौटे तो उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और सांसें तेज चल रही थी। मैंने उनका हाथ थामा। वो बुखार में तप रहे थे। मैंने फिक्रमंदी से उनके माथे पर हाथ रखा तो वो मुस्कुरा दिए। बेटी, फिक्र न कर, मैं ठीक हूँ। मगर मैं जानती थी कि वो ठीक नहीं थे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला और चंद मुड़े तुड़े नोट निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए। ये दवा के पैसे हैं, सुबह मुझे हकीम के पास ले जाना। मैंने वो पैसे देखे, शायद 200 या 300 रुपये थे। उनमें मेरी पूरी दुनिया समाई हुई थी। मैंने पैसे मजबूती से मुट्ठी में दबा लिए और सोचने लगी कि सुबह अब्बा के लिए अच्छी दवा ले आऊंगी। मगर मेरी ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। मैं भी पैसे संभाल ही रही थी कि पीछे से एक सख्त आवाज़ सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? मैंने घबरा कर पीछे देखा। सलीम दरवाजे पर खड़ा था और उसकी आंखों में वही गुस्सा था जो अक्सर मुझे डरा देता था। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती पैसे छीन लिए। ये पैसे कहाँ से आए? उसकी आवाज़ में सख्ती थी। अब्बा ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, ये मेरी दवा के हैं सलीम, ये चोरी के नहीं, मैंने खुद कमाए हैं। सलीम तंजिया हंसा। चोरी के नहीं? झूठ मत बोलो, हरामखोर, मुझसे पैसे चुराकर बेटी को दे रहे हो। अब्बा ने कुछ कहना चाहा मगर सलीम ने गुस्से में उनका बाजू झटक दिया। निकल जाओ मेरे घर से, तुम दोनों का यहाँ कोई हक नहीं। ये जुमला मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैंने रोते हुए सलीम के सामने हाथ जोड़े। भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे? मगर उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने हमें धक्के देकर दरवाजे से बाहर कर दिया। रात गहरी हो चुकी थी और हवा में काट देने वाली सर्दी थी। मैंने अपने अब्बा की तरफ देखा। वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने उनका हाथ थामा और उन्हें सहारा दिया। अब्बा, हम चलते हैं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मैं खुद नहीं जानती थी कि मैंने ये बात क्यों कही। मेरे पास न कोई ठिकाना था, न कोई सहारा, मगर मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं अब्बा को यूं बेयारू मददगार नहीं छोड़ूंगी। हम कई घंटे पैदल चलते रहे, अंधेरी गलियों में, खामोश सड़कों पर। अब्बा की हालत खराब हो रही थी मगर मैं उन्हें रुकने नहीं दे सकती थी। आखिरकार हमें वो पुरानी झोंपड़ी नजर आई जो बरसों पहले मेरे एक पुराने जानने वाले ने छोड़ दी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुरानी चारपाई और मिट्टी के गड्ढे। मैंने अब्बा को चारपाई पर बिठाया और अपनी चादर उन पर डाल दी। अब्बा ने कमज़ोर आंखों से मेरी तरफ देखा और एक सरदाह भरी, बेटी, अल्लाह तुझे बेशुमार दौलत दे, तेरे नसीब खोल दे, तुझे कोई तकलीफ ना हो। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की मगर मेरी आंखें भर आईं। मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे लिए क्या लेकर आ रही थी। अब्बा को झोंपड़ी में लाए हुए 2 दिन हो चुके थे मगर उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। बुखार उनके जिस्म को तोड़ रहा था, सांसें उखड़ रही थी और आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे, खाने का भी बंदोबस्त न था और सर्दी इस कदर शदीद थी कि रातों को सोते हुए हाथ और पांव सुन हो जाते थे। मगर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे तकलीफ दे रही थी वो मेरे अब्बा की बेबसी थी। अब्बा कभी भी कमज़ोर नहीं थे। उन्होंने हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से हमें पाला था। हमेशा मुझे सिखाया था कि हाथ फैलाने से बेहतर है कि भूखा रहा जाए। मगर आज वो चारपाई पर पड़े थे, कमज़ोर और नातुआ, और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उनके माथे पर गीला कपड़ा रखा मगर बुखार टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब्बा, कुछ खा लें, मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, शायद आपको कुछ राहत मिले। मैंने उनके करीब बैठकर नरमी से कहा। उन्होंने बमुश्किल आंखें खोली। उनकी पुतलियां जैसे धुंधला चुकी थी। बेटी, तूने कुछ खाया? मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाया। हाँ, मैंने खा लिया, मगर हकीकत ये थी कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था।
हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। एक मिट्टी का प्याला था जिसमें मैंने नदी का पानी भरकर रख दिया था, बस वही था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं किसी के दरवाजे पर जाकर मदद मांगूं तो शायद कोई रहम खा ले, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अब्बा ने हमेशा कहा था कि हम भूखे रह लेंगे मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और सच तो ये था कि मुझे भीख मांगने में शर्म आती थी। मैं झोंपड़ी से बाहर निकली। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, हवा बहुत तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश किसी भी वक्त बरस सकती है। मैंने चादर को खुद पर अच्छी तरह लपेटा और खाली गलियों में चलने लगी। शायद कोई काम मिल जाए, किसी तरह मदद कर दे। कई दरवाजों पर दस्तक दी मगर हर जगह या तो झिड़कियां मिली या हिकारत भरी नजरें। जा लड़की, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। काम चाहिए तो पहले अपना हुलिया तो देख, हम खैरात नहीं देते, चल हट। ये सब सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर मैं किसी चौराहे पर खड़ी हो जाऊं और लोगों से मदद मांगूं तो शायद कोई एक आध पैसा दे दे, मगर नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती थी। मैं मांग कर खाने वालों में से नहीं थी, मैं मेहनत करने वालों में से थी, मैं सब्र करने वालों में से थी। रात गहरी हो रही थी और सर्दी मजीद बढ़ चुकी थी। मेरे हाथ सुन्न हो चुके थे, पेट में भूख से मरोड़ उठ रहे थे, मगर मैंने खुद को संभाला। अगर मैं हिम्मत हार जाती तो अब्बा का क्या होता। मैं एक बोसीदा सी दुकान के पास जाकर रुकी। वहां एक आदमी गर्म चाय पी रहा था। उसके करीब ही कुछ सूखी रोटियां रखी थी। मैंने बेख्तियार रोटियों की तरफ देखा। मेरी भूख जैसे और भी बढ़ गई। बूढ़े आदमी ने मेरी नजरें पढ़ ली। उसने एक लम्हे के लिए मुझे देखा, फिर खामोशी से एक रोटी उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ले जा बच्ची। मेरा दिल चाहा कि फौरन रोटी लेकर खा लूं, मगर मैंने खुद को रोका। क्या मैं ये ले जा सकती हूँ? मेरे अब्बा बीमार हैं, मैं उनके लिए ले जाना चाहती हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। बूढ़े की आंखों में हल्की सी हैरानी लहराई। शायद उसे तवक्को ही नहीं थी कि मैं खुद खाने के बजाय किसी और के लिए मांगूंगी। उसने खामोशी से एक और रोटी मेरी तरफ बढ़ा दी। ये भी ले जा, और अगर कभी ज़रूरत हो तो आ जाना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने जब्त कर लिया। मैंने रोटियां पकड़ी और तेज कदमों से झोंपड़ी की तरफ भागने लगी। जब मैं झोंपड़ी में दाखिल हुई तो अब्बा नीम बेहोशी की हालत में पड़े थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा, वो मुश्किल आंखें खोल सके। अब्बा देखिए, मैं आपके लिए खाने का बंदोबस्त करके लाई हूँ। मैंने एक रोटी उनके हाथ में दी, मगर उनके हाथ इतने कमज़ोर हो चुके थे कि वो रोटी पकड़ ही न सके। मेरी आंखों में दर्द उभर आया। बेटी, तूने खाया? मैंने उनके हाथ थामे। अब्बा, मैंने खा लिया। हाँ, बस खा लें ताकि आपकी तबीयत बेहतर हो सके। उन्होंने बहुत मुश्किल से एकने वाला लिया, मगर 2 ही लुकमे खाने के बाद उनकी आंखें बोझल होने लगी। वो आहिस्ता से बोले, बेटी, अल्लाह तुझे बेशुमार दौलत दे, तेरे नसीब खोल दे, तुझे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उनके हाथ थामे रखे और अपनी आंखों से बहते आंसू साफ किए। मैं नहीं जानती थी कि आगे क्या होने वाला था, मगर मुझे यकीन था कि अब्बा की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। मेरे अब्बा मेरी दुनिया थे, वो दुनिया जिसमें गुर्बत थी मगर सुकून था, जिसमें महरूमियाँ थीं मगर मोहब्बत की गर्मी भी थी। मगर उस रात वो दुनिया मुझसे हमेशा के लिए छिन गई। मैंने रात भर उनका माथा सहलाया, मगर बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सांसें थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकने लगती, जैसे उनका बदन अपनी हिम्मत खोता जा रहा हो। मैंने चादर में लिपट कर उनके सीने पर सर रख दिया, जैसे छोटे बच्चे अपनी माँ के आगोश में पनाह लेते हैं। वो मेरी माँ भी थे, मेरे बाप भी, मेरी दुनिया भी। अब्बा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने उनके सीने पर हाथ रखा, जहाँ उनकी सांसें किसी बोझ की तरह हल्की हो रही थी। उन्होंने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में रोशनी थी, मगर जिस्म में वो सकत नहीं थी जो कुछ देर पहले तक थी। होंठों पर हल्की से एक मुस्कुराहट आई, जैसे मुझे वो यकीन दिलाना चाहते हो कि मैं अकेली नहीं हूँ। बेटी, अल्लाह तुझे बेशुमार दौलत दे, तुझे कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। मैंने उनके कंधे को हिलाया। अब्बा? कोई जवाब नहीं आया। मैंने झुककर उनके चेहरे पर हाथ रखा। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। अब्बा, मैंने बेख्तियार चीख कर पुकारा, मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने उन्हें झंझोड़ा, मगर वो बस खामोश थे। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई हो। उस लम्हे मुझे कुछ याद नहीं रहा, न सर्दी, न भूख, बस एक गहरा खला था जो मेरे अंदर फैलता जा रहा था। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितनी देर यूं ही उनके सीने पर सर रख कर रोती रही। वक्त जैसे थम चुका था। शायद रात गुजर गई थी, शायद कई घंटे बीत गए थे, मगर मुझे एहसास नहीं था। सुबह जब झोंपड़ी के बाहर रोशनी फैली तो मैंने बेबसी से इर्द गिर्द देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न कफन के पैसे, न दफनाने का बंदोबस्त। मैं लाशौरी तौर पर खड़ी हुई और गली की तरफ दौड़ पड़ी। कोई है? मेरे अब्बा मर गए हैं, खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। मगर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। जो गुजर रहे थे उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। मैं जानती थी कि गुर्बत में मरने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता।
मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बाप यूं बेकसी में दुनिया से जाएगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कई घंटों की कोशिशों के बाद मोहल्ले के एक बूढ़े ने तरस खाया। उन्होंने एक पुरानी चादर निकाली और मेरे अब्बा को कफन के तौर पर उड़ा दिया। कुछ और लोगों ने गली के बच्चों को बुलाया और यूं चंद अजनबी हाथों की मदद से मेरे बाप को जमीन के सुपुर्द कर दिया गया। जब मैं वापस झोंपड़ी में आई तो हर चीज सुनसान थी। मैंने जिंदगी में कभी इतनी वीरानी महसूस नहीं की थी। उस छोटी सी जगह में पहले मेरे अब्बा की सांसें गूंजती थी, उनकी खांसी सुनाई देती थी, उनकी हल्की सी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी, मगर अब वहां कुछ नहीं था। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना है। रात गहरी हो चुकी थी। झोंपड़ी के अंदर एक अनजाना सा सन्नाटा था, मगर मेरे दिल की धड़कनें उस सन्नाटे को चीर रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाई और झोंपड़ी के अंधेरे कोने की तरफ देखा, जहां मुझे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई मौजूद हो। सांसें रुक सी गई, हाथ बर्फ की तरह सर्द हो गए। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा वहम है। मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैं थक चुकी थी। मेरा जहन शायद उलझन का शिकार था, मगर नहीं, वो आहट मैंने वाज़ेह तौर पर सुनी थी। कौन है? मेरी आवाज़ कांप रही थी, जैसे मेरी अपनी हिम्मत भी मुझे छोड़ रही हो। जवाब में सिर्फ खामोशी थी, मगर हवा जैसे और तेज हो गई। दरवाजे के पुराने तख्ते चरचराने लगे। मैंने तेजी से दौड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया और सांस रुके खड़ी रही। दिल दीवाना वार धड़क रहा था। कुछ देर यूं ही खड़ी रही, फिर खुद को किसी तरह तसल्ली देकर चादर में लिपट कर लेट गई, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब्बा के बगैर ये झोंपड़ी किसी कब्र की तरह लगने लगी थी। मैंने आंखें बंद कर ली, मगर दिमाग में वही ख्याल गूंज रहा था, क्या कोई मेरे आसपास था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर रोशनी फैल चुकी थी। रात के खौफ अब भी मेरे जहन में ताज़ा थे, मगर मैंने खुद को संभाला। झोंपड़ी के दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने रात को बंद किया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही मैंने दहलीज से बाहर कदम रखा, मेरी आंखें हैरत से फट गईं। मेरे कदमों के पास जमीन पर कुछ पड़ा था, एक चमकदार बेशकीमत चीज। मैंने झुककर उसे उठाया। वो एक हीरे जड़ा सुनहरी हार था। रोशनी में उसके नगीने इस तरह चमक रहे थे जैसे सितारे हों। मैंने उसे उलट पलट कर देखा। वो असली लग रहा था। मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी कीमती चीज नहीं देखी थी। ये कहाँ से आया था? मेरी सांसें तेज हो गई। कोई आया था रात को जब मैं बेखबर लेटी थी। कोई आया था और यह हार रखकर चला गया था, मगर कौन और क्यों? मैंने बेयकीनी से इर्द गिर्द देखा। गली सुनसान थी, कोई नहीं था। मैंने दोबारा अपने आप को चादर में लपेट लिया, जैसे किसी ने मुझे देख लिया तो ये मुझसे छीन लेगा। मेरे दिमागों में सवालों का तूफान था। यह हार कौन छोड़कर गया? क्या ये इत्तेफाक था या किसी की साजिश? और सबसे अहम सवाल, अब मैं इसके साथ क्या करूं? मैंने हार को चादर में लपेटकर मजबूती से पकड़ लिया। मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कैसे मुमकिन था? कल रात में भूखी, बेबस और खाली हाथ थी, और आज सुबह मेरे कदमों में एक ऐसा खजाना पड़ा था जिसकी कीमत शायद हजारों नहीं लाखों में हो सकती थी। मेरी उंगलियां नरमी से हार के चमकते हुए पत्थरों पर फिसलने लगी। ये असली हीरा लग रहा था, निहायत कीमती, निहायत नायाब। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी, कभी हाथ तक नहीं लगाया था। मगर यह आया कहां से और किसने इसे मेरे दरवाजे पर रखा? मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी सर उठाने लगी। कहीं ये चोरी का तो नहीं? अगर किसी ने चोरी करके यहां रख दिया हो, अगर कोई मुझे इसका असल मालिक समझ ले, और अगर मैं इसे रख लूं तो क्या ये ठीक होगा? मेरी सोचें उलझने लगी। अगर ये वाकई किसी की गुमशुदा चीज थी तो मुझे वापस कर देना चाहिए, मगर वापस करूं तो किसे? झोंपड़ी के बाहर तो कोई नहीं था। गली में खामोशी थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। अगर मैं किसी से पूछूं कि ये किसका है तो क्या लोग मुझ पर शक नहीं करेंगे? क्या वो मुझ पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा देंगे? मेरे दिल ने कहा कि ये शायद खुदा की तरफ से इनाम है। मैंने झोंपड़ी के अंदर कदम रखा और धप से जमीन पर बैठ गई। मैंने हार को चादर में लपेटकर एक पुराने मिट्टी के घड़े में छुपा दिया। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। जहन में उलझे सवाल गर्दिश कर रहे थे। अगर ये वाकई किसी की गुमशुदा चीज थी तो मुझे इसे वापस करना चाहिए था, मगर किसको? और अगर मैं किसी को बताती तो लोग मुझ पर यकीन भी करते। मैं अभी इन्हीं सोचों में थी कि बाहर से किसी के कदमों की भारी आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। अगले ही लम्हे दरवाजा एक झटके से खुला और मैंने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक चेहरे को अंदर आते देखा। सलीम! मेरे दिल में जैसे खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही नफरत और गुरूर था, मगर आज उसके चेहरे पर कुछ और भी था, जैसे वो किसी तूफान के साथ आया हो। तू यहां छुपी बैठी है? सलीम की आवाज गरजदार थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। मैं फौरन खड़ी हो गई और खुद को संभालने की कोशिश की। भाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? सलीम ने गुस्से से मेरी तरफ कदम बढ़ाया।
मैं ये पूछने नहीं आया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं ये पूछने आया हूँ कि तूने ये चोरी कहाँ से की। मेरा दिल दहल गया। चोरी? मैंने कुछ नहीं किया। सलीम ने तंजिया हंसी हंसी, वो हंसी जिसमें नफरत की आग थी। झूठ बोल रही है। पूरे मोहल्ले में खबर फैल रही है कि रईस अहमद की हवेली से एक बेशकीमत हार चोरी हुआ है, और आज सुबह अचानक तेरी कुटिया के बाहर एक हार पड़ा मिला। ये सब इत्तेफाक है। मेरे हाथ पैर सुन होने लगे। तो क्या ये हार चोरी का था? मगर मैंने तो इसे कहीं से नहीं चुराया। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा। सलीम ने आगे बढ़कर मेरा बाजू सख्ती से पकड़ लिया। तो मुझे बेवकूफ समझती है? एक फकीरनी जो 2 वक्त की रोटी को तरसती है, उसके पास इतना कीमती हार कहां से आया? जरूर तूने ही चोरी की होगी। मैंने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। मैंने नहीं चुराया, किसी ने मेरे दरवाजे पर रख दिया था। मैं नहीं जानती कि वो कौन था। मगर सलीम कहाँ यकीन करने वाला था। उसने मेरा चेहरा नफरत से देखा, फिर दांत पीस कर बोला, अगर तूने अभी इसी वक्त वो हार मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। थाने में ले जाकर तेरे जिस्म से ये सच निकलवा लूंगा कि तूने कहां से चुराया। पुलिस? थाना? मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने जिंदगी में कभी पुलिस का सामना नहीं किया था। अगर वो मुझे पकड़ कर ले जाते तो? मुझे यकीन था कि गुर्बत की मारी ज़ैनब पर कोई यकीन नहीं करता। वो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते और मैं हमेशा के लिए बदनाम हो जाती। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती कि यह हार कहाँ से आया। मैंने किसी की चीज़ नहीं चुराई। मगर सलीम पर मेरी फरियाद का कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरी कलाई मजीद जोर से पकड़ ली और खींचते हुए बोला, चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी थाने ले जाकर तेरे झूठ का पर्दा चाक करता हूँ। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाया और पीछे हट गई। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी हिम्मत भी आ गई थी। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर मैं बेकसूर हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। सलीम के चेहरे पर हैरानी उभरी, जैसे उसे मेरी ये हिम्मत पसंद न आई हो। मगर उसकी आंखों में वही दरिंदगी थी, जैसे अभी कुछ न कुछ बुरा होने वाला था। सलीम ने मेरा बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर मैं एक झटके से पीछे हट गई। मेरी आंखों में खौफ था, मगर उस खौफ के पीछे एक जिद भी थी। मैं बेकसूर थी और किसी कीमत पर अपने ऊपर लगने वाले इस झूठे इल्जाम को कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बुलंद आवाज में कहा। मगर सलीम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। तू खुद नहीं मानेगी, ठीक है, पुलिस ही तुझे सीधा करेगी। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक अजनबी आवाज गूंजी, रुक जाओ। सलीम के कदम वहीं जम गए। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक लंबा मजबूत जिस्म वाला आदमी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में एतमाद था और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, मगर उस लम्हे वो मेरे लिए किसी निजात दहिंदा से कम नहीं लगा। तुम कौन हो? सलीम ने गुस्से से कहा। यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो शख्स जो बाद में मुझे जावेद के नाम से मालूम हुआ, अंदर आकर सीधा सलीम के सामने खड़ा हो गया। तुम एक कमजोर लड़की पर हाथ उठाने जा रहे थे। किस हक से? सलीम बेभर गया। यह मेरा खानदानी मामला है और तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। जावेद की नजरें एक पल के लिए मुझ पर रुकी, जैसे वो मेरी हालत को जांच रहा हो। फिर उसने सलीम की तरफ देखा। मैं किसी खानदानी मामले में नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम किसी मजलूम के साथ ज्यादती करोगे तो मैं खामोश भी नहीं बैठूंगा। सलीम दांत पीस कर रह गया, मगर जावेद की मौजूदगी ने उसे थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वो जानता था कि उस आदमी से उलझना आसान नहीं होगा। जो करना है कर लो, मगर ये चोरनी जल्द या बदीर पकड़ी जाएगी। सलीम ने उंगली उठाकर मुझे धमकाया, फिर पैर पटकता हुआ झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने गहरी सांस ली, जैसे बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल से हट गया हो। मगर अब मेरे सामने जावेद खड़ा था, एक अनजान मददगार, और मैं नहीं जानती थी कि उस पर एतबार करना चाहिए भी या नहीं। तुम ठीक हो? जावेद ने नरमी से पूछा। मैंने सर हिलाया, मगर मेरी आंखों में सवाल थे। आप कौन हैं और मुझे बचाने क्यों आए थे? जावेद मुस्कुराकर बोला, ये सवाल बाद में, अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मैंने हैरत से पूछा। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी हिफाजत होगी और जहां तुम्हें इस आजमाइश से निकलने में मदद मिलेगी। उसने संजीदगी से कहा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं यहाँ रहती तो सलीम जरूर कोई और चाल चलता और मैं खुद को मजीद मुश्किल में डाल देती। मैंने एक पल को सोचा, फिर सर हिला दिया। जावेद ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और मैं उसके पीछे चल पड़ी। हम एक बड़ी हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। यह हवेली किसी अमीर शख्स की लगती थी, ऐसी जगह जहां मैंने कभी कदम रखने का तस्वुर भी नहीं किया था। यहाँ कौन रहता है? मैंने हैरानी से पूछा। बेगम साजदा, वो तुमसे मिलना चाहती है, जावेद ने जवाब दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दिल में बेशुमार सवाल दिए मैं उसके पीछे चल पड़ी। मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जा रही थी और ये बेगम साजिदा कौन थी? हवेली के अंदर कदम रखते ही मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी शानदार जगह देखी थी। ऊंची छतें, झिलमिलाते फानूस,
संगमरमर के चमकते फर्श, दीवारों पर सजी हुई नायाब तस्वीरें, ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था। मेरे कदम बेख्तियार रुक गए। मैंने अपनी मैली चादर को मजबूती से थाम दिया, जैसे ये शान शौकत मुझ पर बोझ बन रही हो। चलो, बेगम साहिबा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, जावेद ने कहा और मुझे एक बड़े कमरे की तरफ ले गया। मैं अंदर दाखिल हुई तो एक बावकार खातून सामने सोफे पर बैठी थी। वो उम्र में बड़ी थी, मगर उनकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। बेटी इधर आओ, उन्होंने नरम लहजे में कहा। मैं झिझकते हुए आगे बढ़ी और खामोशी से खड़ी हो गई। वो मुझे बगौर देख रही थी, जैसे मेरी आंखों के पीछे छुपे दुखों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जावेद ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वो आहिस्ता से बोली। तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ वो सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मेरे होंठ कांपे, मगर मैं कुछ न कह सकी। यहाँ बैठो, उन्होंने अपने पास जगह बनाते हुए कहा। मैं झिझक कर सोफे के किनारे पर बैठ गई। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। ये सब मेरे लिए नया था। ये नरमी, ये इज्जत, ये मेहरबानी। मैं तो हमेशा धुतकारी गई थी, हमेशा ठुकराई गई थी। बेटा, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो। तुम्हें अब किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बेगम साजिदा ने मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर मैं आपके लिए अजनबी हूँ, आप मेरे साथ इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं? बेगम साजिदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। कभी कभी अल्लाह किसी को हमारी ज़िंदगी में इसीलिए भेजता है ताकि हम अपनी छोटी सी नेकी के ज़रिए उसकी आजमाइश आसान कर सकें। शायद तुम्हारा यहाँ आना भी कोई इत्तेफाक नहीं ज़ैनब। अगले चंद दिनों में मुझे ऐसा सुकून मिला जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। नरम बिस्तर, दिन में 3 वक्त का खाना, इज्जत, आराम। मगर अजीब बात यह थी कि मैं बेचैन रहती। ये सब मेरे लिए नया था, मेरे नसीब में जैसे कभी लिखा ही नहीं था। मैं अक्सर सोचती कि मैं यहाँ आई कैसे, और क्या हमेशा मैं यहाँ रह पाऊंगी। जावेद अक्सर हवेली में आता। शुरू में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर जल्द ही मुझे महसूस होने लगा कि वो मुझ पर ख़ास तवज्जो दे रहा था। वो जब भी आता उसकी नज़रें अक्सर मुझ पर टिक जाती। वो मुझसे नरमी से बात करता, मेरे आराम का पूछता, और अगर कभी किसी चीज़ के बारे में मैं परेशान नजर आती तो फ़ौरन मदद की पेशकश कर देता। मुझे समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा था। क्या वाकई वो मेरा हमदर्द था या उसकी नज़रों में कोई और जज्बा था? हवेली में रहते हुए मुझे 1 हफ्ता हो चुका था, मगर मेरे दिल से वो बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी जो शुरू दिन से मेरे साथ थी। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था। आरामदेह कमरे, नरम बिस्तर, हर वक्त गर्म खाना और इज्जत। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि ये सब कुछ इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा था। बेगम साजिदा का रवैया मेरे साथ हमेशा माँ जैसा रहा था, मगर जावेद, उसके रवैये में दिन ब दिन अजीब सी तब्दीली आ रही थी। पहले वो मेरी मदद करता था, मुझसे नरमी से बात करता था, मगर अब उसकी नज़रों में कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ तो रही थी मगर कबूल नहीं करना चाहती थी। वो जब भी आता तो मुझे बहुत गौर से देखता, कभी मेरी खैरियत पूछता, कभी हवेली के किसी काम में मेरी मदद करने की पेशकश करता, और कभी सरसरी अंदाज में ऐसे जुमले बोल देता जिनसे मुझे अजीब सा एहसास होता। तुम इस हवेली में अच्छी लगती हो ज़ैनब, शायद हमेशा के लिए यहीं रहना चाहिए, वो एक दिन धीरे से बोला था। मैंने चौंक कर उसे देखा। हमेशा? मगर मैं तो यहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए ठहरी हूँ। जावेद ने एक मायनेखेज मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ शायद, मगर कभी कभी कुछ मेहमान हमेशा के लिए घर के फर्द बन जाते हैं। मैं उसकी बात को ज़्यादा अहमियत न देती, मगर मेरे दिल में कुछ खटकने लगा था। उसी शाम जब मैं हवेली के लॉन में चहलकदमी कर रही थी तो मुझे बाहर दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। मैंने पलटकर देखा और मेरे कदम वहीं जम गए। सलीम, वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक कागज़ था, चेहरे पर वही जहरीली मुस्कुराहट थी जो हमेशा मेरे लिए तबाही का पैगाम लाती थी। बेगम साजिदा को बुलाओ, वो चौकीदार से चीख कर कह रहा था। मेरे जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। वो यहाँ क्यों आया था? क्या वो मुझे यहाँ भी सुकून से नहीं रहने देगा? चौकीदार ने बेगम साजिदा को इतला दी और चंद लम्हों के बाद वो पूरे वक़ार के साथ दरवाजे पर आ गई। क्या मसला है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। सलीम ने फातिहाना अंदाज में कागज़ आगे बढ़ाया। ये देखें, ये लड़की जो आपकी हवेली में बैठी ऐश कर रही है, ये चोरनी है। ये पुलिस का नोटिस है जिसमें साफ लिखा है कि रईस अहमद के हार की चोरी में उस पर शक है। मेरा दिमाग सुन हो गया। मैंने बेयकीनी से बेगम साजिदा की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने सलीम की आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सब झूठ है। ज़ैनब बेकसूर है और मैं किसी कागज़ की बुनियाद पर उस पर शक नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई मसला है तो जाकर पुलिस को कहो कि खुद आकर तहकीकात करे। सलीम हक्का बक्का रह गया। शायद उसे तवक्को ही नहीं थी कि बेगम साजिदा इस तरह से मेरी हिमायत करेंगी। मगर ये चोर है, उसने जिद की। जावेद खामोश खड़ा था।
अचानक एक कदम आगे बढ़ा और सख्ती से बोला, सलीम, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। अगर तुमने जैनब को मजीद परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा। सलीम के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर वो बेबस नजर आया। उसने मेरी तरफ एक नफरत भरी नजर डाली और दांत पीस कर कहा, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ जैनब, मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये कहकर वो तेजी से मुड़कर चला गया। मैंने गहरी सांस ली, मगर मेरे दिल में बेचैनी मजीद बढ़ गई थी। मैं जानती थी कि सलीम आसानी से हार मानने वाला नहीं था, और कहीं न कहीं मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि जावेद का रवैया भी एक नया अंदाज अपने अंदर सुमोए हुए था। रात के साए हवेली पर गहरे हो चुके थे, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। सलीम की बातें, जावेद का बदला हुआ रवैया और सबसे बढ़कर वो हार, मेरे दिमाग में एक तूफान बरपा था। मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। मुझे ये जानना था कि आखिर हकीकत क्या है। मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि बेगम साजिदा से बात की जाए। सुबह जब मैं बेगम साजिदा के कमरे में पहुंची तो वो नाश्ता कर रही थी। मुझे देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से मुझे बैठने को कहा। बेटा, खैरियत? तुम कुछ परेशान लग रही हो, उन्होंने नरमी से कहा। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे, मगर मैंने हिम्मत करके पूछा, बेगम साहिबा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मुतजस्सिस नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने लरजते हाथों से अपनी चादर के अंदर से वो हार निकाला जो मैंने झोंपड़ी में छुपा कर रखा था। जैसे ही वो चमकता हुआ हार बेगम साजिदा के सामने आया, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये कहाँ से मिला तुम्हें? उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी। मैंने मुख्तसरन उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे एक सुबह ये मेरे दरवाजे पर पड़ा मिला, कैसे सलीम ने उसे चोरी का हार करार देकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, और कैसे मैं खुद भी नहीं जानती कि यह हकीकत में किसका है। बेगम साजिदा ने मेरे हाथ से हार लिया। उनकी उंगलियां उसके नगीनों पर लरस रही थी। आंखों में आंसू तैरने लगे। ये हार, ये मेरी बेटी का था। उनकी आवाज़ रुंध गई। मेरा दिल जोर से धड़का। बेटी? बेगम साजिदा ने एक गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म को दोबारा खोल रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी, जो बरसों पहले मुझसे बिछड़ गई थी। कमरे की फिजा अचानक बोझल हो गई। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मगर वो लापता कैसे हुई? मेरी आवाज़ धीमी थी, जैसे मैं ये हकीकत जानने के लिए तैयार नहीं थी। बेगम साजिदा ने हार को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें खला में किसी अनजानी याद को तलाश कर रही थी। वो बहुत छोटी थी, मुश्किल से 5 या 6 साल की। एक दिन बाजार गई और कभी वापस नहीं आई। हमने उसे पूरे शहर में तलाश किया, हर दरवाज़ा बजाया, मगर वो नहीं मिली। पुलिस भी कुछ न कर सकी। यह हार मैंने उसकी सालगिरह पर दिया था। वो इसे हमेशा पहने रखती थी। उनकी आवाज़ टूटने लगी और मेरी रूह में सनसनी दौड़ गई। मेरे कानों में गलियों की पुरानी सदाएं गूंजने लगी। मैंने बचपन की वो धुंधली तस्वीरें जहन में उभरती हुई महसूस की। किसी ने मुझे सख्ती से बाजू से पकड़ा था। मैं चीख रही थी। कहीं अंधेरा था, और फिर एक अजनबी जगह, एक नया नाम, एक नई जिंदगी। मेरी सांसें उखड़ने लगी। बेगम साहिबा, आपकी बेटी का नाम क्या था? बेगम साजिदा ने नमी भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख अब अल्फाज में ढलने वाला हो। ज़ैनब। जमीन जैसे मेरे कदमों के नीचे से खिसक गई। ये कैसे हो सकता था? बेगम साजिदा के लबों से निकला मेरा नाम जैसे कमरे में गूंजता ही चला गया। मेरा जहन माऊफ हो गया, जिस्म बेजान सा लगने लगा। क्या ये मुमकिन था? क्या मैं वाकई उनकी खोई हुई बेटी थी? क्या मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ थी? ये कैसे हो सकता है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। बेगम साजिदा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद और खौफ एक साथ झलक रहे थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरे गाल पर शफकत से हाथ रखा, जैसे किसी ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही हूं। मेरे पास एक चीज है जो शायद हमारे इस सवाल का जवाब दे सके, उन्होंने आहिस्ता से कहा और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर से एक पुराना जर्द पड़ चुका तस्वीरों का एल्बम निकाला। मैं दम साधे उन्हें देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़ात पलटती रही, यहां तक कि वो एक तस्वीर पर आकर रुक गई। उन्होंने वो तस्वीर मेरे सामने रखी। मैंने झिझकते हुए उसे उठाया और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। तस्वीर में एक मासूम बच्ची थी जो मुश्किल से 5 या 6 साल की, जो बेगम साजिदा की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। बच्ची के बाल घुंघरियाले थे, आंखें बड़ी बड़ी, और माथे पर हल्का सा जख्म का निशान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरे माथे पर था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बेयकीनी से अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर तस्वीर में बच्ची के माथे की तरफ देखा। वो निशान बिल्कुल एक जैसा था, एक ही जगह पर, जैसे किसी ने तकदीर के हाथों
ये निशानी जब्त करती हो। ये तुम हो ज़ैनब। बेगम साजिदा की आवाज़ नम थी। ये मेरी बेटी है जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे वो मेरी हकीकत को छू लेना चाहती हूँ, जैसे वो ये यकीन कर लेना चाहती हूँ कि मैं वही हूँ जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने बेयकीनी से सर हिलाया, मगर तस्वीर के रंग, उस बच्ची की आंखें, वो जख्म, सब कुछ चीख चीख कर कह रहा था कि मैं ही वो गुमशुदा ज़ैनब थी। मेरी सांस फूलने लगी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मैं यहाँ कैसे पहुंची? मुझे मेरे माँ बाप के तौर पर कोई और क्यों याद आता है? मेरे अब्बा, वो तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहे। बेगम साजिदा ने एक गहरी सांस ली, जैसे उन्हें मेरी बेयकीनी का अंदाजा हो। शायद तुम्हें किसी ने चुराया था, शायद तुम्हें बेच दिया गया था, मैं नहीं जानती, मगर मैं ये जानती हूँ कि तुम ही मेरी ज़ैनब हो। ये हार तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया, ये निशानी यूं ही तुम्हारे माथे पर नहीं है। ये सब किस्मत का खेल नहीं, ये सच है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर ये सब सच था तो फिर मैं कौन थी? जिस जिंदगी को मैं हकीकत समझती आई थी वो तो सरासर धोखा निकली। मैंने जिस बाप को अपना सब कुछ समझा था वो शायद मेरा बाप था ही नहीं। नहीं, ये सब इतना आसान नहीं हो सकता। मैंने बमुश्किल कहा, जानती हूँ बेटी। बेगम साजिदा की आवाज़ कांप गई। मगर सच हमेशा अपने रास्ते पर आ ही जाता है, और अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम इस सच को कबूल करोगी या ऐसे नज़रअंदाज कर दोगी। कमरे की फिजा बोझल हो चुकी थी। मेरी दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी, और मैं नहीं जानती थी कि मैं इसे कबूल कर पाऊंगी या नहीं। मेरी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सच और झूठ के दरमियान की दीवार गिरने ही वाली थी। बेगम साजिदा की बातें मेरे दिल में उतर रही थीं, मगर मैं अभी तक सब कुछ कबूल नहीं कर पा रही थी। क्या वाकई मैं उनकी खोई हुई बेटी थी? अगर हाँ, तो मेरे वो अब्बा कौन थे जो हमेशा मेरे साथ रहे? अगर मैं अमीर खानदान की बेटी थी तो इतने साल एक झोंपड़ी में क्यों गुजारे? मगर इन सवालों के जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि मेरी सच्चाई छुपाने के लिए कुछ लोग पूरी ताकत से कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर अभी तक बेयकीनी थी, मगर बेगम साजिदा को यकीन था कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो मेरा डीएनए टेस्ट करवाएंगी ताकि हकीकत पूरी दुनिया के सामने आ जाए। ये खबर जैसे ही बाहर निकली, सलीम भड़क उठा। उसके लिए ये सब कुछ तबाहकुन था, क्योंकि अगर मैं वाकई बेगम साजिदा की बेटी साबित हो जाती तो उसका मेरे ऊपर कोई और इख्तियार बाकी न रहता, और सबसे बढ़कर मैं एक आम लड़की से एक अमीर खानदान की वारिस बन जाती। सलीम ने फौरन हरकत में आकर मुझे बदनाम करने की कोशिशें तेज कर दी। उसने मोहल्ले में मशहूर कर दिया कि मैं एक चालाक लड़की हूँ जो अमीरों को बेवकूफ़ बनाकर उनके माल पर कब्जा करना चाहती हूँ। ये लड़की एक चोर थी, अब रईसा बनने की तैयारी कर रही है। वो गलियों में चीख चीख कर लोगों को भड़का रहा था, मगर बेगम साजिदा की ताकत के आगे उसकी ये साजिश नाकाम रही। वो अब खुल्लम खुला मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, मगर वो अभी भी चुप बैठने वाला नहीं था। इसी दौरान जावेद का रवैया भी बदलने लगा था। पहले वो मेरा सबसे बड़ा मुहाफिज था, मेरी हर मुश्किल में मेरी ढाल बना रहा था, मगर अब कुछ अजीब होने लगा था। जावेद ने मेरे करीब आना शुरू कर दिया था। वो अक्सर मेरी तारीफें करता, नरमी से बात करता, और एक दिन तो उसने खुलकर कह दिया, ज़ैनब, तुम्हें एहसास भी है कि तुम कितनी खुशनसीब हो, इतने बड़े ख़ानदान की बेटी बन गई हो। मगर याद रखना, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। क्या मतलब? वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जहरीली लगी। मतलब ये कि कुछ लोग तुम्हें वारिस नहीं बनने देना चाहते, और कुछ लोग चाहते हैं कि तुम बनो, मगर उनकी शराइत पर। मुझे उस वक्त तो उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, मगर बाद में जब यह हकीकत खुली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे डीएनए टेस्ट के नतीजे आने में अभी वक्त था, मगर बेगम साजिदा को पूरा यकीन था कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मेरी कानूनी हैसियत को तस्लीम करवाने के लिए वकीलों से बातचीत शुरू कर दी थी। यही वो वक्त था जब मुझे विरासत से महरूम करने की कोशिशें शुरू हुई। सबसे पहले बेगम साजिदा के एक करीबी रिश्तेदार ने दावा कर दिया कि ज़ैनब एक फ्रॉड है और यह कि असल बेटी कहीं और है। फिर मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया कि मैंने बेगम साजिदा की दौलत पर कब्जा करने के लिए उन पर जादू टोना किया है, और सबसे खतरनाक साजिश, मेरे कत्ल की कोशिश की गई। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, किसी ने मेरे तकिए के नीचे जहर की छोटी सी शीशी रख दी। अगर मैं बेखबरी में उसे छू लेती तो शायद वो जहर मेरी जल्द में जज्ब हो जाता। मैं ये सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी, मगर मुझे कभी भी किसी ने जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। अब जब मेरी हकीकत सामने आने वाली थी तो अचानक लोग मुझे जिंदा निकलने को तैयार हो गए थे। बेगम साजिदा ने मुझे तसल्ली दी
मगर मैंने उनकी आंखों में भी परेशानी देखी। बेटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं तुम्हें वापस पाऊंगी तो तुम्हें और ज्यादा मुश्किलात में डाल दूंगी, मगर मैं अब कमजोर पड़ने वाली नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी शनाख्त की जंग पूरी ताकत से लड़ूंगी। बेगम साजिदा हमेशा एक मजबूत औरत रही थी, मगर एक दिन उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाई जिसने मुझे हिला कर रख दिया। जब मैं जवान थी तो मेरे शौहर की फैमिली ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी के काबिल नहीं हूं। जब मेरी बेटी जैनब पैदा हुई तो वो उसे मुझसे छीन लेना चाहते थे। एक दिन उन्होंने जैनब को अगवा करने की साजिश की, मगर सब कुछ उल्टा हो गया और वो हमेशा के लिए खो गई। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो। तो क्या मुझे मेरे अपनों ने ही मुझसे छीन लिया था? इसी दौरान जावेद का असल चेहरा भी सामने आ गया। ये वो शख्स था जिसने मुझे बचाया था, जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया था। मगर सच ये था कि वो बेगम साजिदा की दौलत पर कब्जा करने का मंसूबा बना चुका था। जावेद ने मुझे धोखा दिया था। जैनब, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो सब कुछ आसान हो जाएगा, एक दिन उसने कहा। मुझे जैसे किसी ने जहर दे दिया हो। तो तुम्हारी मदद के पीछे यही मकसद था? ये दुनिया मफादात पर चलती है जैनब। या तो तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ या फिर अपने दुश्मनों के रहमो करम पर रहो। उसकी आंखों में वहशत थी। अब वक्त आ चुका था कि सब कुछ खुलकर सामने आए। मेरे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी। मैं बेगम साजिदा की बेटी थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था। मेरे हाथ में वो कागज था जिस पर मेरी पूरी जिंदगी का फैसला दर्ज था। मेरी डीएनए रिपोर्ट। बेगम साजिदा की उंगलियां लरज रही थी, आंखों में बेचैनी थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लगा कि वो कमरे की खामोशी को तोड़ देंगी। मैंने बमुश्किल होंठों को हरकत दी। क्या क्या लिखा है इसमें? बेगम साजिदा ने आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट को खोला। एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सच है, तुम मेरी बेटी हो जैनब। ये अल्फाज मेरे कानों में गूंजे, मगर मुझे लगा जैसे मैं किसी ख्वाब में हूं। मैं वही जैनब थी जो एक झोंपड़ी में भूख और सर्दी से लड़ती रही थी, और आज मैं इस हवेली की कानूनी वारिस साबित हो चुकी थी। मगर मेरे पास खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। रिपोर्ट के सामने आते ही सलीम का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो चीखने लगा, ये झूठ है, ये लड़की धोखा दे रही है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये किसी रईस घराने की बेटी हो सकती है। मगर अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। बेगम साजिदा के वकीलों ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और सलीम के खिलाफ पहले ही जालसाजी और धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए जा चुके थे। ये सब तुम्हारे लालच ने किया है सलीम, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें बचपन में एक बहन मिली थी, मगर तुमने हमेशा उसे एक बोझ समझा। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने किए का हिसाब दो। सलीम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब सिपाही उसे लेकर जा रहे थे, उसने आखिरी बार पलटकर मुझे नफरत भरी नजर से देखा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया जैनब, मैंने बेनियाजी से कहा। नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। जावेद का चेहरा भी फक हो चुका था। उसका गुरूर, उसका एतमाद, सब कुछ खाक में मिल चुका था। जबकि उसकी चालाकियां सबके सामने आई तो बेगम साजिदा ने उसकी तरफ देखना भी गवारा न किया। तुम मेरे भरोसे के काबिल नहीं थे जावेद। तुमने मेरी बेटी की मदद अपनी गर्ज के लिए की। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी एहसानमंद रहे। तुम चाहते थे कि वो तुम्हारी हो जाए ताकि तुम उसके जरिए मेरी दौलत पर काबिज हो सको। जावेद ने सफाई देने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बेगम साजिदा ने सख्त लहजे में कहा, मेरी बेटी के करीब आने की भी कोशिश मत करना और आइंदा मेरे घर की दहलीज पर कदम न रखना। जावेद शिकस्त खुर्दा अंदाज में वहां से चला गया। सब कुछ बदल चुका था। मैं जिस गुर्बत में पली बढ़ी थी वो माजी बन चुका था। मैं अब बेगम साजिदा की कानूनी वारिस थी, बेहद दौलतमंद, एक बड़े रईस खानदान की बेटी। मगर ये सब कुछ मेरे लिए बेईमानी था। मैंने कई रातें जाग कर सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं वाकई इस जिंदगी में खुश रह सकूंगी? क्या मैं अपनी पुरानी हकीकत को भूलकर इस नए जहां में जी पाऊंगी? और फिर मैंने फैसला कर लिया। एक सुबह जब बेगम साजिदा ने मुझे महंगे लिबास में तैयार होने को कहा, मैंने नरमी से उनका हाथ थामा। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूं और हमेशा रहूंगी, मगर मैं वो जिंदगी नहीं गुजार सकती जो मेरे लिए अजनबी हो। मैं दौलत के लिए नहीं बल्कि एक बेटी बनकर आपके पास आई हूं। मैं अपनी जिंदगी सादगी में गुजारना चाहती हूं। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं जो आज भी उसी अंधेरे में है जिसमें मैं कल थी। बेगम साजिदा की आंखों में फख्र के आंसू आ गए। यही तो मेरे खून की पहचान है जैनब, मैंने मुस्कुराकर उनके गले लगते हुए कहा। अब्बा की दुआ कबूल हो गई। अम्मा, मुझे बेशुमार दौलत मिल गई, मगर वो नहीं जो सोने चांदी की होती है, बल्कि वो जो अपनों की मोहब्बत से बनती है। ये कहकर मैंने माजी के अंधेरों को पीछे छोड़ दिया
और एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा दिया। ऐसी जिंदगी जो हकीकत में मेरी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।